हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज़ीरो पीरियड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए ज़्यादा टाइम को इधर उधर ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी परावर्तन। तो ये लाइट या प्रकाश क्या होता है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारे रूप होते हैं। उसी प्रकार से जो प्रकाश है, जो लाइट है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में भी कहा, ये भी एक एनर्जी का ही रूप है। एनर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ये ऊर्जा का एक रूप है। तो कोई भी जो ऊर्जा का रूप होता है, जो एनर्जी होता है, वो कोई ना कोई काम जरूर करता है। तो ये जो ऊर्जा है, जो लाइट एनर्जी है, ये क्या काम करता है? इसका क्या काम है? तो ये हमारे में ये देखने का जो क्षमता है उसे पैदा करता है। देखने का क्षमता, ठीक है, देखने का क्षमता को ये पैदा करता है। मतलब अगर हम इसे इंग्लिश में बोले तो सेंसेशन ऑफ विजन, देखने का जो सेंसेशन होता है उसे ये लाता है, जिससे हम लोग देख पाते हैं। जब तक हमारे, जैसे अगर हम इस रूम का लाइट को ऑफ कर दें तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे दोस्तों? क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी लाइट एनर्जी या लाइट का ऊर्जा नहीं गिर रहा है, और वो ऊर्जा ट्रांसफर होके आपके आंखों तक नहीं जा रहा है, और इसीलिए आपके आंखों पर उतना ऊर्जा नहीं मिल रहा है कि आप मुझे देख पाएं या इस रूम में रखे सामान को देख पाएं। इसीलिए लाइट या ऊर्जा क्या होता है? हमारे आंखों के अंदर एक देखने का क्षमता, देखने का ताकत, देखने का सेंसेशन पैदा करता है, और हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या परावर्तन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं, ये एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है, जिसे हम लोग एक परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस या हिंदी में परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? एक पॉलिश्ड सरफेस रहता है, इसको अच्छे से पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी धातु लेते हैं, उस धातु को अगर अच्छे से आप पॉलिश कर देते हैं तो वो एक अच्छा परावर्तक सतह या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ऊर्जा का, लाइट ऊर्जा का कोई स्रोत है जहाँ से लाइट आ रहा है। मान लीजिए कि एक मोमबत्ती जल रही होती है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक मोमबत्ती जल रही है जो कि ऊर्जा का एक स्रोत है, और वहाँ से एक लाइट का रे आ रहा है। इस लाइट का रे बोलते हैं, इसको लाइट रे, ठीक है, यानी किरण। हिंदी में से क्या कहते हैं? किरण। ये एक किरण आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइट का रे आता है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। इसे क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? इस लाइन को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे या आपतित किरण, ठीक है। इसे आपतित किरण कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंब बनाते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, या हिंदी में से हम लोग अभिलंब कह सकते हैं या लंब कह सकते हैं। वो जो सतह है, उस सतह पर एक लंब बनाना पड़ता है, ताकि हम लोग जो दूसरा किरण है, जो परावर्तित किरण है, उसे हम लोग ड्रॉ कर पाएँ या बना पाएँ। तो ये जो लाइट वापस कर दिया जाता है जब वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से या परावर्तक सतह से टकराता है, तो किरण टकराने के बाद वापस चला जाता है। जैसे आप एक बॉल को ही लीजिए, आप एक बॉल को अगर दीवार पर मारते हैं तो बॉल वापस आ जाती है, वहाँ पर बॉल रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हैं
तो आप कैरम बोर्ड की गोटी को मारते हैं और वो गोटी जाके सामने वाला सतह से टकरा के वापस पॉकेट में चला जाता है। वहाँ भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। वहाँ पर आप स्ट्राइकर को इस तरह से फिट करते हैं कि वो एक ऐसे एंगल पर जाए कि उस साइड के जो सतह है उससे टकराने के बाद कैरम बोर्ड का गोटी जो है वो पॉकेट में सही से आ जाए। तो वहाँ भी आप जाने अनजाने में इसी तरह का एक प्रक्रिया की मदद लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लंब बनाएं और ये जो आपतित किरण है उसके बीच में जो एंगल बनता है इसे हम लोग आई लिखते हैं, और ये जो कोण बनता है इसे हम लोग आर लिखते हैं। तो ये आई जो है इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। इसे आई को हम लोग क्या कहते हैं, आई को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतित कोण, आपतित कोण। ठीक है, आपतित कोण हो गया ये। ठीक है, और जिस ये जो वापस जा रहा है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो वापस जाता है इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, है ना। मतलब परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गया, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आपतित कोण। और ये जो आर जा रहा है, ये जो एंगल बन रहा है आर, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। ठीक है, परावर्तित कोण, ये हो गया आपका परावर्तित कोण। तो इन दोनों कोण पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो परावर्तन हो रहा है इसका कुछ नियम है, मतलब इसका जो लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन का भी कुछ रूल है, कुछ लॉ है। बेसिकली दो ही लॉ हम लोग को पढ़ना है परावर्तन का, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो क्या दो लॉ है, नियम क्या है, नियम, या इसे हम लोग परावर्तन का नियम बोल सकते हैं, परावर्तन का नियम या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में से हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। मेरा जो भी हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों से मेरा ये आग्रह रहेगा या रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इंग्लिश वर्सन में मैं जो लिखता हूँ उसे भी आप ज़रूर लिखें। अभी शायद आपको उसका फ़ायदा उतना समझ में ना आए, बट जब आप हायर क्लास में जाएंगे, जब आप 11-12 में विज्ञान पढ़ेंगे या हायर क्लास में ग्रेजुएशन लेवल पर जब जाएंगे, तब आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश वर्सन में अभी से थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे तो उस समय आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश में भी इसे लिखते रहें। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा बराबर होगा। एंगल आई का मतलब क्या हो गया, आपतित कोण, और एंगल आर का मतलब क्या हो गया, परावर्तित कोण। ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत कहता है कि ये जो आपका आपतित किरण है, ये जो आपका परावर्तित किरण है, और ये जो इस बिंदु पर आपने जो लंब विलंब खींचा है, ये तीनों एक ही सतह पर रहेगा। इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बुक में आपका लिखा हुआ होगा, बस इसको समझते नहीं है बच्चे, इसको सिर्फ याद कर लेते हैं। देखिए, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, ये आपका नॉर्मल यानी अभिलंब हो गया या लंब हो गया, और ये आपका परावर्तित किरण हो गया, मतलब रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, देखो बच्चों, ऐसा है कि थोड़ा हिंदी में मैं कुछ इधर उधर थोड़ा हो सकता है कि हो जाऊं, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में मैं चीज़ों को और बेहतर तरीक़ा से आप लोगों को समझा पाऊं, क्योंकि मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों को हो रहा है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो थोड़ा मेकअप कर लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं अपने हिंदी को भी अच्छा करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये जो है आपका, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, मतलब ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इसे हम लोगों ने नाम दिया था एक अभिलंब है या लंब है। तो ये तीनों जो है ना एक ही प्लेन में, एक ही सतह में आएगा, एक ही सतह,
एक ही सतह में रहेगा। मतलब इंग्लिश में अगर इसे बात करें तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं और एक गोला बनाते हैं, इसमें सेंटर लेके एक रेडियस लेके अगर आप गोला बनाएंगे तो ये तीनों किरण उस गोला पे आ जाएगा कि नहीं आएगा। आपका इंसिडेंट रे मतलब आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो लंब है, ये तीनों उस गोला में आ जा रहा है। मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में है। जैसे आप मान लीजिए बच्चों अभी बैठे हुए हैं और बैठ के इस क्लास को देख रहे हैं, तो आपका जो दोनों पैर है वो ज़मीन को टच कर रहा है, ज़मीन के सतह पर है। तो दोनों जो आपका पैर है वो एक ही प्लेन में, एक ही सतह में है। लेकिन आपका हाथ जो है वो बेंच पर है या आपका हाथ दीवार पर है, तो आपका हाथ दूसरे प्लेन में है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, मतलब आपका आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है, जो लंब है, तीनों एक ही सतह पर आएगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपका इंसिडेंट रे सामने वाला दीवार पर रहेगा और आपका रिफ्लेक्टेड रे पीछे वाला दीवार पर रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो नियम है परावर्तन का जिसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लें। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। चलिए आइए बच्चों, तो हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है, और ये हमारा आपतित किरण है, ठीक है, जो कि सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपको यहाँ पर एंगल आई, एंगल आर, इसका मान निकालना है, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर का मान निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? एंगल आई मतलब आपतित कोण और एंगल आर मतलब परावर्तक कोण का मान निकालना, परावर्तन कोण का और आपतन कोण का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक चीज़ याद रखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, इस कोण को ही बोल देते हैं कि आपतन कोण है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नहीं, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा? जब हम यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे, एक लंब बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, और ये जो हमारा आपतित किरण है और ये जो लंब है, मतलब इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच में जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये हमारा आपतित कोण होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, क्योंकि आपने लंब ड्रॉ किया तो ये पूरा 90 डिग्री है, इसमें से ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आई हो गया 60 डिग्री। अब ये परावर्तित होगा, जब परावर्तित हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार ये भी हमारा 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आई भी 60 डिग्री, एंगल आर भी 60 डिग्री आ गया। ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक तो आप एंगल आई बताइए, दूसरा एंगल आर का मान बताइए, और ये भी बताइए कि ये जो आपतित किरण है ये कितने कोण से मुड़ गया, आपतित किरण कितने कोण से मुड़ गया। तो देखिए, सबसे पहले एंगल आई निकालना है। तो एंगल आई तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ अभिलंब और आपतन कोण के आपतित किरण के बीच का ही एंगल है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ही एंगल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, वही हमारा आपतन कोण कहलाएगा, जो कि 40 डिग्री है। तो यहाँ पे 40 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग एंगल आर पे आते हैं। तो हमारा परावर्तन का नियम क्या कहता है कि ये एंगल हमारा 40 डिग्री ही होगा, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, तो ये हमारा 40 डिग्री हो गया। क्लियर है? और यहाँ पूछ रहा है कि ये जो आपतन किरण, आपतित किरण है, ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, आपतन किरण है, ये आपतन किरण कितना एंगल से मुड़ रहा है, ये इंसिडेंट रे कितने एंगल से मुड़ रहा है। तो देखिए, ये आ तो ऐसे रहा था और ऐसे चला गया, मतलब कितने एंगल से मुड़ गया, तो ये पूरा का पूरा 80 डिग्री से मुड़ गया। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये जो आपतित किरण है ये कितने कोण से मुड़ रहा है, तो अगर ऐसा कहीं सवाल आता है तो आपतित किरण जो है वो आपके पूरा I + R 80 डिग्री से मुड़ गया, ठीक है। चलिए इस फिगर में आते हैं। इस फिगर में आपको बताना है कि एंगल I कितना होगा और एंगल R कितना होगा, आपका आपतित कोण कितना होगा और आपका परावर्तित कोण कितना होगा। तो देखिए,
हम लोग जानते हैं कि जब कोण हम लोग निकालते हैं, आई और आर का मान निकालते हैं, तो सबसे पहले एक अविलंब ड्रॉ करते हैं इस बिंदु पर, है ना, जहां पर लाइट सरफेस को टच करता है, जहां पर लाइट सरफेस पर इंसिडेंट करता है, वहां पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और हमारा आपतित किरण भी यही है। तो इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, मतलब यहां पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ में आया? क्योंकि यही हमारा आपतित किरण भी है और यही हमारा अविलंब भी हो जा रहा है, तो इसीलिए 0 डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह में हमारा आई और आर जो है वो इक्वल हो जाता है। जैसे ही लाइट आया उसी रास्ते पे वापस भी रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसीलिए आई और आर यहाँ पे दोनों 0 डिग्री होता है, बिकॉज परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इसी के ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो आई भी 0 और आर भी 0। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे प्लेन मिरर और हमारा स्फेरिकल मिरर, मतलब जो हमारा समतल दर्पण होता है और जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, उनके बारे में बात करेंगे और उसमें कैसे कैसे हम लोग को दिखता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही रहा दोस्तों। इसको अच्छे से आप समझ लें क्योंकि ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे भी बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।